जय गुरु। आज एक और संडे न्यू चैप्टर के साथ हम रेडी हैं। तो पिछली बार हमने चैप्टर नंबर 25 करा था, काशी का पुनर्जन्म, और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 26, रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालयों की तुलना। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नीलम कुमार है, मैं योगा ट्रेनर हूँ, ब्रेथवर्क कोच हूँ, क्रिया योगा की स्टूडेंट भी हूँ। तो आइए हम चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालयों की तुलना। रविंद्रनाथ टैगोर ने हम लोगों को आत्माभिव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप में पक्षियों की भांति सहज ढंग से गीत गाना सिखाया। एक दिन प्रातःकाल जब मैंने रांची के अपने विद्यालय के एक 14 वर्षीय छात्र भोलानाथ के सुरीले गायन की प्रशंसा की तो उसने यह बात बताई। मेरे विद्यालय में आने से पहले वह रविंद्रनाथ टैगोर के बोलपुर स्थित सुप्रसिद्ध शांति निकेतन विद्यालय का छात्र रहा था। भोला ने और मैंने साथ साथ टैगोर के कई ध्रुव गाए। उन्होंने हजारों भारतीय गीतों को संगीत में ढाला है, जिनमें से कुछ तो उनकी अपनी रचनाएं हैं और कुछ प्राचीन गीत हैं। हमारा गायन जब समाप्त हुआ तो मैंने कहा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिलने के शीघ्र बाद ही मैं उनसे मिला था। मुझे उनसे मिलने की इच्छा इसलिए हो रही थी कि अपने साहित्य के आलोचकों से निपटने में स्पष्टवादिता का उनका साहस मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह कहकर मैं हंस पड़ा। जितने भी लोग सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना, उनके कोई ना कोई आलोचक होते ही हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनके भी आलोचक थे और जिस तरीके से वो उनको जवाब देते थे वो काबिले तारीफ़ था। तब यहाँ पे ये आगे बता रहे हैं, भोला ने पूरी कहानी सुनने की उत्सुकता प्रकट की। मैंने बताना शुरू करा। बंगाली काव्य में नई शैली लाने के लिए विद्वानों ने टैगोर की कटु आलोचना की। मतलब वो कोई नई शैली लाए होंगे तो जो पुराने जो विद्वान थे उन्होंने आलोचना करी। उन्होंने पंडितों को अत्यंत प्रिय लगने वाले निर्धारित नियमों को ठुकरा कर लोक भाषा की पदावली को शास्त्रीय पदावली के साथ मिला दिया। उनके गीतों में मन को छू लेने वाले शब्दों में गहन दार्शनिक सत्य होता है। प्रचलित साहित्यिक ढंग की उन्होंने परवाह नहीं की। एक प्रतिष्ठित समालोचक ने अत्यंत द्वेष के साथ अपनी गुटरगू को छापकर 1 रुपये में बेचने वाला कपोत कवि कहकर रविंद्रनाथ का उल्लेख किया। कपोत कवि, कपोत कबूतर को बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि जैसे कबूतर रट्टा लगाता रहता है ना, गुटरगू, तो किसी ने समालोचक, एक प्रतिष्ठित समालोचक ने, मतलब कि कोई ऐसा जो कि उनकी आलोचना करता था, मतलब उनको पसंद नहीं करता था, एक प्रतिष्ठित समालोचक ने अत्यंत द्वेष के साथ, मतलब कि ईर्ष्या बोल लो, जेलसी बोल लो, के साथ अपनी गुटरगू को छाप कर 1 रुपये में बेचने वाला कपोत कवि कहकर रविंद्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया। मतलब उन्होंने ये बोला कि ये अपनी गुटरगू जो भी ये मतलब कि लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, कि वो एक गुटरगू हैं कबूतर के जैसे, और उसको छापने वाला इन्होंने उसको कवि बोला। किंतु टैगोर को भी अपना बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। अच्छा, ये जितने भी बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं ना, हाथों हाथ रिप्लाई नहीं करते हैं। कभी वो ऐसा मौका तलाशते रहते हैं कि कोई ऐसा मौका आएगा कि जब उनको भी जवाब देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्हें अपना बदला लेने का जल्दी ही अवसर मिल गया। अपनी गीतांजलि का उन्होंने स्वयं ही जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो संपूर्ण पाश्चात्य साहित्यिक जगत ने उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। ये तो है ही हमेशा से कि भारत अपने ही देश के विद्वानों को कम पूछता है, और जब यही विद्वान भारत से बाहर चले जाते हैं या इनका कुछ लिखा हुआ बाहर चला जाता है, और जब बाहर वाले इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर भारत वालों को भी समझ में आ जाता है कि अरे ये तो मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। जैसे रामानुजन के साथ भी ये हुआ कि उनके मैथ्स को इंडिया ने इतना ज़्यादा
अप्रिशिएट नहीं करा, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी गीतांजलि इंग्लिश में लिखी तो बाहर के लोगों तक पहुंची और वहाँ के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। रेलवे की एक पूरी गाड़ी भरकर पंडित, जिनमें एक समय के उनके आलोचक भी शामिल थे, उनका अभिनंदन करने के लिए शांति निकेतन पहुंच गए। मतलब कि जैसे ही पता चला कि अरे ये तो फॉरेन में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो जो उनके आलोचक थे ना, जो पहले उनको पसंद नहीं करते थे, वो भी पूरी एक ट्रेन भर के शांति निकेतन इनका अभिनंदन करने के लिए पहुंच गए। कोई हो सकता है कोई प्रोग्राम रखा होगा जहाँ पे उनको फेलिसिटेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ये लोग पहुँच गए। जानबूझकर उन्हें काफ़ी देर तक बिठाकर रखने के बाद ही रविंद्रनाथ उनसे मिले और फिर निर्विकार भाव से मौन रहकर उनकी प्रशंसा सुनते रहे। अंततः आलोचना के उनके ही प्रचलित अस्त्र को उन्होंने उन्हीं की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, सज्जनों, आप जिन गौरव सुरभियों की वर्षा मुझ पर कर रहे हैं, उनमें गतकालीन घृणा की दुर्गंध भी विसंगत रूप से मिली है। मेरे नोबेल पुरस्कार मिलने और आप लोगों की प्रखर प्रशंसात्मक बुद्धि के अचानक जागृत होने के बीच कहीं कोई संबंध तो नहीं। मतलब कि ये थोड़ा शुद्ध हिंदी में लिखा है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि मेरे को जब भी जैसे ही नोबेल पुरस्कार मिला और प्लस फॉरेन में जब इतने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें वो जो पहले आप जो घृणा करते थे उसकी दुर्गंध भी आ रही है, जिसने आप लोगों को तब बड़ा नाराज कर दिया था जब मैंने प्रथम बार बंगाल मंदिर में अपने विनम्र काव्य सुमन अर्पित किए थे। बंगाल मंदिर में इन्होंने अपनी ही रचित कविता जो है वो गाई होगी, तो तब बहुत पंडित इनके खिलाफ हो गए थे। तो ये बोल रहे हैं कि तब तो आप लोगों को मेरा पसंद नहीं आया था, और अब जब मुझे प्राइज़ मिल गया है और आउट ऑफ इंडिया के लोग मुझे पूछने लगे हैं, तो आप लोग पधार गए हैं मुझे ना सम्मान देने के लिए। समाचार पत्रों ने टैगोर द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का वृत्तांत प्रकाशित किया। मतलब टैगोर ने जो इस तरीके से बोला ना कि पहले तो पूछते नहीं थे, अब मुझे पूछ रहे हो, तो ये चीज़ भी न्यूज़पेपर वालों ने पब्लिश करी। चापलूसी से सम्मोहित न हुए उस पुरुष के स्पष्टवादी शब्द मुझे बहुत पसंद आए। बहुत लोगों ने पढ़ा। होता है ना कि जब आप बहुत फेमस हो जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ बुरा नहीं बोलना है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। चलो ठीक है, पहले मेरे फेवर में नहीं थे, अब तो फेवर में हो गए ना, अब क्यों इनको याद दिलाना कि आप पहले मेरे फेवर में नहीं थे, कहीं अब कुछ। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि तब तो आप मेरे से घृणा करते थे और अब आ गए मेरा सम्मान करने के लिए। तो ये चीज़ भी मीडिया वालों ने छाप दी। तो ये जो योगनंदा जी हैं, ये कह रहे हैं मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। कोलकाता में रविंद्रनाथ के सेक्रेटरी श्री C.F. एंड्रयूज़ ने मेरा उनसे परिचय करा दिया। मैं जब वहाँ गया तो श्री एंड्रयूज़ केवल एक बंगाली धोती पहने हुए थे। वह टैगोर का उल्लेख प्रेम से गुरुदेव कहकर करते थे। रविंद्रनाथ ने शिष्टता पूर्वक मेरा स्वागत करा। उन्होंने बताया कि वे मुख्यतः हमारे धार्मिक ग्रंथों तथा 14वीं शताब्दी के एक लोकप्रिय कवि विद्यापति से प्रभावित रहे हैं। इन स्मृतियों से आह्लादित होकर, कुछ शब्द बहुत मुश्किल है ना, इन स्मृतियों से आह्लादित होकर मैं एक पुराने बंगाली गीत की टैगोर द्वारा की गई पुनः प्रस्तुति आमार ए घरे आपनार करे ग्रह दीप खानी ज्वालो। सॉरी अगर मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बंगाली लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं कितना गलत बोल रही हूँ ना। मेरी कुटिया में अपने, इसका मीनिंग लिखा है यहाँ पे, मेरी कुटिया में अपने कर कमल से प्रेम का अपना दीप जला दो को गाने लगा। मतलब बंगाली में गाने लगे। अच्छा, पता है जो इनका जो क्रिया योगा संस्थान है, वहाँ पे जब कभी कीर्तन करा जाता है तो, या फिर ऑनलाइन भी आप अगर इनके चैनल पे जाके कीर्तन की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाली में भी कीर्तन होता है। तो बंगाली का कीर्तन भी कभी कभी बहुत मज़ा आता है सुनने में। ठीक है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जो सुन रहे होते हैं ना तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। शांति निकेतन में आने के लिए मुझे रविंद्रनाथ
सॉरी, हम कहाँ थे। मेरी कुटिया में अपने कर कमल से प्रेम का अपना दीप जला दो को गाने लगा। भोला और मैं आनंद में यह गीत गाते हुए विद्यालय के प्रांगण में टहलने लगे। शांति निकेतन में आने के लिए मुझे रविंद्रनाथ का निमंत्रण मिला ताकि हम दोनों अपने शैक्षणिक आदर्शों पर चर्चा कर सकें, क्योंकि ये भी अपना स्कूल चलाते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी अपना स्कूल चलाते थे। तो ये दोनों आपस में मिलना चाह रहे हैं, तो ये मिले, जैसे तो ना दो स्कूल के प्रिंसिपल्स आपस में मिल रहे हों उस तरीके से। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तब वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। प्राचीन रोम के कुलीन पुरुष की तरह तीखे नाक नक्श का सुंदरता के साथ तराशा हुआ उनका चेहरा लहराते केश और लंबी दाढ़ी के बीच सुशोभित था। विशाल दयाद्र नेत्र, देवता सदृश सौम्य मुस्कुराहट तथा बांसुरी की ध्वनि की याद दिलाती आवाज़ सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती थी। टैगोर और मैं शीघ्र ही प्रचलित पद्धति से हटकर बनाए गए हमारे विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन में मग्न हो गए। हमने दोनों विद्यालयों में कई बातों की समानता पाई। खुले आकाश के नीचे शिक्षा, तब ये वाला स्कूल भी और वो वाला स्कूल भी, दोनों में ही खुले आंगन में पढ़ाया जाता था। सादगी, बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ ने साहित्य और काव्य के अध्ययन पर तथा संगीत और गायन द्वारा आत्माभिव्यक्ति पर काफ़ी जोर दिया था। मैंने छायादार वृक्षों और आकाश के सौंदर्य के तले शांति निकेतन की स्थापना की। ये कौन बोल रहे हैं? रविंद्रनाथ जी बोल रहे हैं, ठीक है। बगीचे में अध्ययन करते बच्चों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, बच्चा फूलों और गाते पक्षियों के बीच अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है। वहाँ वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा की गुप्त निधि को अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता है। सच्ची शिक्षा तो बाह्य साधनों द्वारा भरा या ठूसा नहीं जा सकता। सच्ची शिक्षा को बाह्य साधनों द्वारा भरा या ठूसा नहीं जा सकता, बल्कि सच्ची शिक्षा तो वह है जो भीतर में निहित अनंत ज्ञान का भंडार को ऊपर ला सके। मैंने उनके साथ सहमति प्रकट करी। कविवर अपने पिता देवेंद्र के बारे में बोलने लगे। पिताजी ने यह उपजाऊ जमीन मुझे दे दी, जहाँ उन्होंने पहले ही एक अतिथिशाला और मंदिर का निर्माण करा लिया था। मैंने 1901 में यहाँ केवल 10 बच्चों के साथ अपना शैक्षणिक प्रयोग आरंभ करा। नोबेल पुरस्कार के साथ जो 8000 पौंड मिले वह विद्यालय पर ही खर्च हो गए। अपनी मधुर आवाज़ में रविंद्रनाथ ने हमें अपनी कुछ अति उत्कृष्ट नवरचित कविताएं पढ़कर सुनाई। अपने विद्यार्थियों को आनंद देने के लिए रचे गए अधिकांश गीतों एवं नाटकों की रचना उन्होंने शांति निकेतन में ही की थी। मेरी दृष्टि में उनके पद्यों की सुंदरता इसमें है कि लगभग प्रत्येक छंद में ईश्वर के नाम का उल्लेख किए बिना ईश्वर का जिक्र करने की उनकी अद्भुत कला उसमें प्रकट होती है। उन्होंने लिखा, सुरेर घोरे आपना के जाई भूले, बंधु बोले डाकी मोर प्रभु के। गाने के आनंद में मैं अपने को इतना भूल जाता हूँ कि आपको भी मित्र कहने लगता हूँ जो मेरे प्रभु हैं। ये जो लाइन मैंने बोली थी बंगाली में, उसका मीनिंग है। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मैंने अनिच्छापूर्वक ही, मतलब मेरी इच्छा नहीं थी, अनिच्छापूर्वक ही कविवर से विदा ली। तो जी ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और हम भी अनिच्छापूर्वक ही आपको बाय करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। जय गुरु।